जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द आसाम प्रहरी ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के अगस्त 3 आसाम प्रहरी में हम लोग लास्ट वीक जुलाई 28 से लेकर अगस्त 2 तक जो भी आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स थे उसको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे सो दैट आपके अपकमिंग मेंस और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में इक्वली यूजफुल रहे। सो पहला टॉपिक जो आज के सेशन का होगा, द टॉपिक वुड बी हैंडलूम सेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ स्पेशल फोकस ऑन असम। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैंडलूम सेक्टर का क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड, क्या आगे वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में कहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस का क्या क्वेश्चन बन सकता है। जो लोग एस्पिरेंट इस साल एपीएससी मेंस जो कि अक्टूबर में होने वाला है, एपीएससी मेंस 2025 की हम बात करें, या जो लोग 2026 को टारगेट कर रहे हैं, दोनों के लिए ये मेंस आंसर राइटिंग में उतने ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के फैक्ट तो आप पढ़ोगे ही, इवन आप लोग मेंस भी देने जा रहे हो तो भी आपके लिए प्रीलिम्स का वैल्यू एडिशन जरूरी है, और जिन्हें अगली बार देना है उनके लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी साथ में होगी। ठीक है, सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना एकदम मिस नहीं करना है आपको, चाहे आपने इस बार मेंस देना हो या नेक्स्ट बार देना हो। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट देशभक्त तरुण राम फुकन। देशभक्त तरुण राम फुकन, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, आसाम की सोसाइटी, आसाम की कल्चर, आसाम इंडिया के लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना जगाने को लेकर इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग देखेंगे, और किस तरह से जीएस पेपर 5 में इनसे रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो। देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी यूटिलाइजेशन ऑफ यूथ पेंट अप एनर्जी। पेंट अप एनर्जी, यूथ के अंदर जो एनर्जी छिपी रहती है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उस एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव यूज किया जाए, दैट वुड बी द टॉपिक। ये हमारा टॉपिक होगा जीएस पेपर 1 एंड 5 के लिए इंपॉर्टेंट। देन द फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इन काजीरंगा। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में, इन मन की बात प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन क्या किया, फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इज काजीरंगा, कि किस तरह से काजीरंगा में पहला बर्ड सेंसस किया गया, इंडिया का इंडिजिनियस बर्ड सेंसस है। तो प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में अपनी मन की बात प्रोग्राम में भी मेंशन करते हैं और कई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में मेंशन था। हम उसे आसाम के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी रिवराइन फिशरीज इन आसाम। आसाम में रिवराइन फिशरीज का क्या स्टेटस है वो, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसा हमेशा रहते हैं प्रीलिम्स के लिए वो। ये आज के अगस्त 3 आसाम प्रहरी का एजेंडा होगा। देन रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात करें, जो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैंने बनाया है। तो रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में आज आपके लिए मैंने दो आर्टिकल जो डिसाइड किए रीड एंड रिफ्लेक्ट में। पहला है सोलर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये आर्टिकल आपको डायरेक्टली जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 5 के आंसर लिखने में हेल्प करेगा। इवन आपके सोलर टेक्नोलॉजी का यूज हम, जैसे हमने पहले रूफ टॉप सोलर प्लांट्स के बारे में पढ़ा है ना, रूफ टॉप सोलर प्लांट्स के बारे में मैंने तुमको आसाम प्रहरी में ही डिटेल में करवाया था। हम एग्रीकल्चर में किस तरह से सोलर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ये इस आर्टिकल में अच्छा एक्सप्लेन किया है, एक बार पढ़िए इसे। देन एक दूसरा आर्टिकल है जिसे आप इंडियन सोसाइटी के आंसर्स में यूज कर सकते हो जीएस पेपर 1 में। इवन आपने यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो, वहां पर आप यूज कर सकते हो। आप ऐसे लिखने के लिए इस टॉपिक का बड़ा अच्छा यूज कर सकते हो। किस टॉपिक पर है ये, इंडियन एक्सप्रेस में छपा अगस्त 1 को, अ लुक एट कास्ट थ्रू संस्कृताइजेशन पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी। इंडिया में कास्ट जो एक यूनिक आइडेंटिटी है, जो कभी कभी यूनिक चैलेंजेस भी इंडियन सोसाइटी के लिए प्रपोज करता है, इसको लेकर एक बढ़िया पर्सपेक्टिव इंडियन एक्सप्रेस में अगस्त 1 को छपा था। सो ये दोनों आर्टिकल आपके रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन के लिए हैं, आप इसको पढ़िए और रिफ्लेक्ट करिए अपने आंसर्स में, अपने थॉट में। दैट्स व्हाई रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन इज देयर। ये आपकी रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन का पर्पस है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, हैंडलूम सेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन असम। हैंडलूम सेक्टर को लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या पोटेंशियल है और असम का स्पेसिफिक क्या पोटेंशियल है, ये हम डिस्कस करेंगे असम ट्रिब्यून के एक आर्टिकल को ध्यान में रखकर, और फिर इसके अराउंड हम अपना पूरा बैकग्राउंड बनेंगे। हम ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो, ओवरव्यू इंट्रोडक्शन तो यहां मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, ये तुम्हें मेंस के आंसर राइटिंग में भी इस तरह से आंसर शुरू करने में हेल्प करेगा। बट पहले जरा इस स्टेटमेंट को देखो, दिस स्टेटमेंट विच वाज गिवन बाय एम के गांधी, महात्मा गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, दैट एसएमएस वीमेन वीव फेरी टेल्स इन देयर क्लोथ्स। कितनी रेस्पेक्ट की बात है, कितने अच्छे से महात्मा गांधी ऑनर कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी स्वदेशी के प्रमोशन के लिए असम आए हुए थे, असम में उनका कई बार टूर होगा, कई बार असम के लोगों के साथ, असम के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, कांग्रेस के बाकी लीडर्स के साथ एसोसिएट करेंगे। जब पहली बार वो आते हैं
काफी इंप्रेस हुए आसाम की सोसाइटी से, आसाम के लोगों के अंदर जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी थी स्पेशली हैंडलूम से रिलेटेड उसको लेकर। और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि आसाम की वीमेन, उनकी वीविंग स्किल इतनी बढ़िया है कि वो कपड़ों पे अपने सपने बुन सकती हैं, और सच में औरतें बुनती हैं, ना सिर्फ आसाम में बल्कि पूरे इंडिया में। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वीविंग, जो हम अपनी माँ, अपनी दादी नानी को देखकर भी सीखते हैं, और अब हैंडलूम वर्कर्स भी करती हैं। अब हम इसको अपने कंटेंट से ऐड करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट ना याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ चुका है बहुत बार, और मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे लिखने में यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ओवरव्यू की बात करें, तो ओवर 60% ऑफ इंडियन हैंडलूम वर्कर्स दे बिलोंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग द रूरल लाइवलीहुड एंड ओवरऑल लाइवलीहुड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहां का एक यूनिक कैपेबिलिटी है विविंग सेक्टर को लेकर, कि किस तरह से विविंग से रिलेटेड कैपेबिलिटीज डेवलप की जा सकती है, वुमेन के लाइफ में किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विविंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, हैंडलूम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। And that's why it's not only limited to Assam, but apart from Assam's Muga and Eri and Path silks, मिजोरम, मणिपुर, इवन मिजोरम मणिपुर के अलावा, ये एक आर्टिकल देखो, फिर हम पीछे आएंगे। आप यहाँ पे पूरे इंडिया के मैप को देख सकते हो, किस तरह से इंडिया में, यहाँ बिहार में भागलपुरी सिल्क, यहाँ उत्तर प्रदेश में बनारसी सिल्क, कांजीवरम सिल्क, अलग अलग, सिर्फ सिल्क नहीं, सिल्क के अलावा कॉटन की भी कपड़ों पे डिजाइन होती है, अलग अलग चीजों पे पूरे इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये यूनिक हैंडलूम का ट्रेडिशन रहा है। इसलिए मैंने कहा कि हर जगह की विमेन, हर जगह की औरतें, औरतों के साथ साथ मेल भी, दे आर एबल टू वीव देयर ड्रीम्स, देयर इमेजिनेशन ओवर द क्लोथ्स। बचपन में माँ हमें अपने हाथों से बुन बुनकर स्वेटर पहनाती थी, आज भी वो स्वेटर हमने संभाल कर रखे। तो वो जो साथ में एक तो वर्क होता है, आपको ऑब्वियसली आप स्वेटर पहनते हो घर के बने हुए वुल का, तो गर्मी तो देगा ही, साथ ही साथ माँ के हाथों का प्यार भी। आप यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हो कि किस तरह से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, हम इन 8 स्टेट्स की बात करें तो इनके पास अपनी यूनिक कैपेबिलिटी है हैंडलूम प्रोडक्ट्स को लेकर। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेंस के आंसर लिखने में भी आप यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बैकग्राउंड को और समझते हैं। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल तो है ही, साथ ही साथ द एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड वीमेन इंपावरमेंट, इन दोनों में भी हैंडलूम सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे भी हम डिटेल में देखेंगे इसको, ये भी बैकग्राउंड के लिए, दैट द होम बेस्ड वीविंग प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी एंड प्रिजर्व ट्रेडिशनल स्किल्स। ट्रेडिशनल स्किल्स को प्रिजर्व करने के लिए विमेन से बढ़िया और कौन हो सकती हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अपने परिवार के कल्चर को, ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएं। सो दैट्स व्हाई ट्रेडिशनल स्किल्स को भी प्रिजर्व करने के लिए, जिससे ओवरऑल विमेन का इंपावरमेंट भी हो रहा है, इकोनॉमी में उनके कंट्रीब्यूशन से, उनके इनकम अर्निंग से, हैंडलूम सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी हम इंडिया में कुछ इवेंट्स की बात करें तो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंस 2015। किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त 7 को, बिकॉज यही वो दिन था जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, और बंगाल विभाजन के बाद, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, बंगाल के लीडर्स ने, बाकी इंडियन लीडर्स ने डिसाइड किया कि अब हम ब्रिटिश के आगे नहीं झुकेंगे। ब्रिटिश ने हमारी माँ को, हमारी मातृभूमि को डिवाइड करने का ये जो जघन्य कृत्य किया है, उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया, स्वदेशी को प्रमोट किया गया। दैट्स व्हाई नेशनल हैंडलूम डे उसी रोज सेलिब्रेट किया जाता है, अगस्त 7 को। 2015 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हम हैंडलूम की बात करें, आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में देखिए कि किस तरह से एक फीमेल वर्कर और बाकी उनकी एसोसिएट्स भी, दे आर वर्किंग ऑन द हैंडलूम्स, इस तरह से हैंडलूम पे वर्क कर रही हैं। कभी आपको भी मौका मिले तो आप इन जो ट्रेंड आर्टिस्ट हैं, इनके ट्रेनिंग में, इनके गाइडेंस में आप भी ट्राई कर सकते हैं, इस कल्चर को जी सकते हैं। हम पोटेंशियल की बात करें तो वीविंग वंडर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैंडलूम फैब्रिक इंडस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने ये जो डाटा प्रेजेंट किया है, आप यहां देख सकते हो कि किस तरह से 92.90%, लगभग 100% के बराबरी की बात कर रहे हैं कि शॉल, मेखेला चादर, इसका प्रोडक्शन होता है। 78.5% ऑफ अंग वस्त्र, धोती का, लुंगी का प्रोडक्शन लोकली होता है। 81.7% टॉवेल, नैपकिन एंड 54.10% अदर ड्रेस मटेरियल लाइक सलवार, कमीज, स्कर्ट। ये सारी चीजें, ये ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास इतना बढ़िया पोटेंशियल है, और ये हर चीज यहां भी 50% से प्लस है, जो कि ड्रेस मटेरियल में ऐड होने वाले सामान है। बाकी 80%, 78%, 92% है। सो दिस सोच कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कितना बढ़िया पोटेंशियल होल्ड कर रहा है। इसलिए इससे रिलेटेड जो भी कंसर्न है, जो चैलेंजेस है, उसको हमें दूर करना है और वे फॉरवर्ड निकालना है, ताकि लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी मिले ही, साथ ही साथ कल्चर का प्रिजर्वेशन और प्रमोशन भी होता रहे।
हम स्ट्रेंथ की बात करें कि क्या क्या स्ट्रेंथ है हैंडलूम सेक्टर के, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो मिनिमल यूज ऑफ कैपिटल एंड पावर, मतलब कैपिटल का, पैसे का, रुपीज का कम से कम यूज करके, पावर का, चाहे वो कोल जनरेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड हो, किसी भी तरह से, मतलब इको फ्रेंडली आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल कर आता है। एंड दैट्स व्हाई हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा ज्यादा रहता है। जैसे एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हो दैट वीवर्स कैन प्रोड्यूस फैब्रिक वर्थ रुपीज 30,000 to 50,000 per month with material cost comprising only 10 to 15% of the total, कि 10 से 15% जो मटेरियल कॉस्ट लगता है वो 10 से 15% ही होता है जितना वो प्रोडक्शन कर सकते हैं लगभग। कि अगर एक वीवर है, एक वीविंग फैमिली है, वो 30,000 रुपए का फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे 10 से 15% कॉस्ट में ही वो ये काम पूरा कर सकता है। इसका मतलब अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कई चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस कैसे सही करेंगे हम लोग वो आगे देखेंगे। विमेन इंपावरमेंट का काम भी करता है बिकॉज 80% ऑफ द एडल्ट वीवर्स दे आर विमेन, ये विमेन ग्रुप से आते हैं। और पूरे ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक अच्छी बात क्या है, दैट विमेन दे हैव मोर एक्सपोजर in handloom sector and many other sectors as well. That's why 48.98%, लगभग 50% representation women का है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। So all these figures are very much encouraging that from preserving the handloom sector, we will not only provide the sustainable economic opportunity, but we can also empower the women. We can also make them part of workforce. तो सोसाइटी में भी बढ़िया कंट्रीब्यूशन हो गया कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ। एंड अब हम असम से इसको कनेक्ट करते हैं कि असम में क्या इंपॉर्टेंस है हैंडलूम सेक्टर का। तो असम में हैंडलूम सेक्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का काम करना। असम का मुगा सिल्क, आप सब लोग इससे परिचित हैं, जिसको हम लोग गोल्डन सिल्क के नाम से भी बुलाते हैं, इतना पॉपुलर है एंड होल्ड द जीआई टैग स्टेटस। एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है असम का, लगभग 15 लाख वीवर नॉर्थ ईस्ट असम में हैंडलूम सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जो आजकल वैसे पावर लूम में भी शिफ्ट हो रहे होंगे, दैट इज द चैलेंज, बट कहीं ना कहीं पहले हैंडलूम से रिलेटेड होते थे। विमेन इंपावरमेंट का काम करता है, ओवर 80% ऑफ असम हैंडलूम वर्कफोर्स आर विमेन। रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करता है, चाहे वो मुगा सिल्क की बात करें, एरी सिल्क की बात करें, पाक सिल्क की बात करें। इको फ्रेंडली इंडस्ट्री होते हैं। अभी हमने देखा ना कि यहां पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट या पावर का इन्वेस्टमेंट कम होता है, बढ़िया इंडस्ट्री है जहां पर कम पावर का यूज करके भी ट्रेडिशनल लूम से। अब ये जो पिक्चर हम देख रहे थे, ये जो पिक्चर देख रहे थे, यहाँ पे वुमेन ये कौन सा पावर यूज कर रही है, कहाँ यहाँ कोल से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है या डीजल का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। सो दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स, आपको इको फ्रेंडली ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। एंड ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट टूरिज्म को इनहेंस करने का जो पोटेंशियल आसाम में है, नागालैंड में है, अगर हम उसे अच्छे तरीके से नेशनल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रखें तो ना सिर्फ टूरिज्म प्रोमोट होगा। अब ये टूरिस्ट जब आएंगे एक अट्रैक्ट होके कि वाह नागा सॉल्स जो है इतने अच्छे, बड़े अच्छे वर्क से नागा सॉल्स भी बनते हैं। कभी आपको मौका मिला आप नागा सॉल्स आप मार्केट से जाके परचेज कर सकते हो। ड्यूरिंग माई स्टे इन नागालैंड कई स्टूडेंट्स ने गिफ्ट किया जो नागा सॉल्स वो आज भी घर में अच्छे से रखें, संभाल कर, सहेज कर, यादों के रूप में। तो बड़ी अच्छी कलाकारी होती है उसमें। तो इंडिया के फर्दर नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर नागालैंड में ये जो वीविंग स्किल है, अगर हम इसको नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखें, देन ऑब्वियसली इट वुड अट्रैक्ट टूरिज्म। इको टूरिज्म के साथ साथ इकोनॉमिक टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा, ब्रांडिंग होगी यहाँ के प्रोडक्ट्स की। सो कई सारे इंपॉर्टेंस है नागालैंड से लेकर आसाम से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में। बट यस, इसके अलावा साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। लेट्स सी द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है उनको देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज है जो हैंडलूम सेक्टर के हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हैंडलूम सेक्टर के जो हमारे वर्कर्स हैं, वो क्या फेस करते हैं। दे फेस द चैलेंज फ्रॉम जस्ट ए मोमेंट, दे फेस द चैलेंज फ्रॉम पावर लूम। इनको चैलेंज कहां से मिलता है, इनको चैलेंज मिलता है पावर लूम से। हैंडलूम सेक्टर में काम करने वाले हमारे वर्कर्स या हैंडलूम सेक्टर जो है वो पावर लूम से एक बड़ा चैलेंज उसको फेस करना पड़ता है। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें रिसेंट के दिया है दैट अप्रैल 2024 के अराउंड असम हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट जो है वो लगभग 300 पावर लूम गमछा को सीज करता है गुवाहाटी की फैंसी बाजार से। फैंसी बाजार जहां पहले फांसी दी जाती थी अब फैंसी नाम पड़ गया। रोंगाली बिहू से पहले लगभग 300 पावर लूम गमछा को सीज किया जाता है कि ये जो गमछा थी इनकी क्वालिटी खराब थी and they were just imitating the handlooms. So that's why they are facing challenges from here, power looms, cheap imitation से, cheap नकल से। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी एंड लो वेजेज जिसके वजह से होगा कि हमारे हैंडलूम में जो बेचारे में वर्कर्स हैं, हम हैंडलूम सेंसस 2024 की बात कर रहे हैं,
that the weavers, especially about COVID-19 pandemic, they are facing challenges. कोविड-19 पेंडेमिक खत्म हो गया लेकिन उनके चैलेंजेस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं कि पावर लूम की वजह से। पावर लूम में क्या है, वहां पे पहले से मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, हैंडलूम में प्रोडक्शन स्लो होता है, बट कई हैंडलूम वर्कर्स हैं जो इसके वजह से सेल्फ सस्टेनेबल थे। स्वदेशी मूवमेंट और फिर गांधी जी का जो खादी चरखा था वो इसी चीज को बढ़ा रहा था, बट दे फेस चैलेंजेस। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के साथ साथ उनके पहचान का क्राइसिस हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, एंड दैट्स व्हाई डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल स्किल्स एंड यूथ पार्टिसिपेशन। इसके वजह से ट्रेडिशनल स्किल्स जो है ना वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, या जो ट्रेडिशनल स्किल्स अभी प्रेजेंट है लोग उसको होल्ड नहीं करते हैं, यूथ का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चैलेंजेस हैं, जैसे फ्रेगमेंटेड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ना किसी पर्टिकुलर रीजन में, अब हम सुवाल कुची की बात करें तो सुवाल कुची एक हब के रूप में डेवलप हो रहा है रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्ट्स, लेकिन सुवाल कुची के अलावा असम में सुवाल कुची एक रीजन हो गया, बट उसके अलावा बाकी रीजन जो हैं, जो अच्छा लार्ज पॉपुलेशन है असम का, जो लार्ज एरिया है उसमें फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन हो रहा है। कहीं नौगांव में हो रहा है, कहीं सुवाल कुची में हो रहा है, कहीं जोरहाट में प्रोडक्शन हो रहा है, बट सबको ना एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म तक नहीं ला पाते हैं। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा अलग हो गया। रॉ मटेरियल शॉर्टेज, दिस इज अनदर चैलेंज, जिससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। एंड क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इनका क्वालिटी कौन इंश्योर करेगा, या हैंडलूम प्रोडक्ट की जो चीप कॉपी बनती है पावर लूम्स में, इनका क्वालिटी कौन इंश्योर करेगा। सो दीज आर द चैलेंजेस विच द वर्कर्स द हैंडलूम सेक्टर इज फेसिंग राइट नाउ। और इसलिए अब हम इनके लिए ना इसी टाइप के जैसे चैलेंजेस थे वैसे ही हम इनके लिए वे फॉरवर्ड भी ढूंढते हैं कि अच्छा चलो हैंडलूम सेक्टर से प्रोडक्शन कम होता है तो हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर देंगे, हर रॉ मटेरियल सिक्योरिटी लाएंगे जिससे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, जिससे रॉ मटेरियल का क्राइसिस नहीं होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा अच्छा हो रहा है, राइट। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम क्वालिटी भी इंश्योर करेंगे, तो हम जीआई टैग का भी यूज कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। हम स्किल एंड डिजाइन इनोवेशन करेंगे, जो भी क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ टाई अप करेंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यूज करेंगे जिससे कि जो स्किल्स हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, ये खत्म नहीं हो, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो सके। हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच डेवलप करेंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स बनाएंगे। हम सवाल कुछ ही जैसे हमने आसाम के लिए डेवलप किया, ऐसे ही हम और डिस्ट्रिक्ट बेस्ड क्लस्टर्स अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम में भी डेवलप करेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम में। और फिर इसका क्या करेंगे, एक यूनिफाइड प्रोग्राम भी बनाएंगे, यूनिफाइड पोर्टल भी बनाएंगे। साथ ही साथ हम इसके अलावा बाकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में, हर जगह डेवलप करेंगे ऐसे प्रोग्राम। मार्केट एंड ब्रांडिंग का काम करेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट टेक्सटाइल्स नाम की ब्रांडिंग पे वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का यूज कर सकते हैं। फाइनेंस एंड वेलफेयर के लिए हम प्राइवेट पीपीपी मोड पे वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ जो भी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं, चाहे ई मुद्रा हो या एनआरएलएम है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। इंटर स्टेट कोलेबोरेशन किया जा सकता है कि अब असम के जो वीवर्स हैं, नागालैंड के जो वीवर्स हैं, वो अपने डिफरेंसेस भूल के कोलेबोरेशन करें जिससे कि और ज्यादा स्किल्स को बढ़ावा मिले। सो दीज आर सम वे फॉरवर्ड्स। इन वे फॉरवर्ड्स के साथ साथ कुछ मेजर स्कीम्स भी हैं जो आप यहां पर देख सकते हो। इन स्कीम्स को ना एक्सप्लेन नहीं करना है अपने आंसर में, यू जस्ट नीड टू मेंशन कि अच्छा ये स्कीम्स है, गवर्नमेंट ये स्कीम्स चला रही है, या बाकी और भी कई स्कीम्स। यहां भी मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट्स रखे हैं। इन स्कीम्स को एक्सप्लेन मैं अभी नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, ये मेरे इस सेशन का पर्पस नहीं, ना ही आपको अपने आंसर में स्कीम एक्सप्लेन कर रहा है, आप अलग से पढ़ सकते हो, दिक्कत होगा तो पूछ लेना मेरे से। बट आप इन स्कीम का स्वनिर्भर नारी स्कीम, अब आप इस स्वनिर्भर नारी स्कीम का मेंशन कर सकते हो कि भैया गवर्नमेंट ऑफ असम ये स्वनिर्भर नारी स्कीम चला रही है जिससे कि हैंडलूम प्रोक्यूरमेंट में, हैंडलूम में जो भी हमारी फीमेल वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, बाकी सपोर्ट्स उनको दिए जाएंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा। तो आप ऐसे गवर्नमेंट स्किल्स का भी एग्जांपल दे सकते हो। इस तरह से हमारा प्रॉपर एक वे फॉरवर्ड, वे अहेड क्रिएट हो जाएगा इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कंक्लूजन, अगर आपको कंक्लूजन लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप यहां से कंक्लूजन का भी हेल्प ले सकते हो, इस तरह से हम आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन नाउ अ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब एक मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका इस पर। सो इस सेशन को डिटेल में देखकर जहां जहां पर आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छा नोट्स से याद आया, जो कंपाइलेशन है, द कंपाइलेशन हैज बीन शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल, कंपाइलेशन ऑफ जुलाई आसाम प्रहरी, वो टेलीग्राम चैनल, स्मार्ट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा चुका है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने कंपाइलेशन डाउनलोड कर लिया या आज का पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, कोई नोट्स बनाना है नोट्स बना लो, नहीं बनाना है तो कंपाइलेशन से भी पढ़ सकते हो, बट मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहां जहां पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिस करो।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देशभक्त तरुण राम फुकॉन जी के ऊपर, दैट हाउ कैन वी रिमेंबर हिम एंड हाउ कैन वी ट्रूली रिमेंबर हिम। किस तरह से हम उनके रास्ते पर चलते हुए उनके जो आइडियल्स ऑफ पेट्रियोटिज्म थे उसको फॉलो करके हम भी देशभक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। चलिए हम इनके बारे में अभी देखते हैं। एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस देखो कितना अच्छा है, ऊपर हम देशभक्त तरुण राम फुकॉन जी की बात कर रहे हैं और नीचे यहाँ कर्मयोगी बैच वर्किंग प्रोफेशनल का मेंशन है। तो आपको कर्मयोगी बनना है, आपको देशभक्त बनना है, तो उसके लिए ना आपको अपना बस जो आपका तयशुदा काम है, जो काम आपको दिया गया है वो काम आप करते जाइए। आप देशभक्ति आप अपने कर्म के साथ अपनी योग सिद्धि दोनों करते जाओगे। हम देशभक्त तरुण राम फुकॉन की बात करें तो एक पाइवटल फिगर इन आसाम फ्रीडम स्ट्रगल एंड कल्चरल लैंडस्केप, जिनका जन्म होता है 22 जनवरी 1877 को। अपनी पढ़ाई पूरी करके इन्होंने आगे जाके एज ए लॉयर, एज एन एडुकेटर, एज ए राइटर एंड एज ए फ्रीडम फाइटर देशभक्त के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। ही वॉज ऑल्सो अ लेक्चरर एट अर्ल लॉ कॉलेज। अर्ल लॉ कॉलेज में ये लेक्चरर भी थे। बाय द वे अर्ल लॉ कॉलेज का आज नाम क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ अर्ल लॉ कॉलेज? अभी प्रेजेंट नेम क्या है गुवाहाटी के इस अर्ल लॉ कॉलेज का? ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द असम एसोसिएशन टिल 1920 और उसके बाद असम ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1921 में बनता है, उसके भी फॉर्मेशन में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही वॉज अमंग द फाउंडिंग फादर्स ऑफ असम ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाकी और ऑनरेबल लीडर्स के साथ मिलकर इन्होंने असम ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में की और इसके प्रेसिडेंट भी फिर इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा इनके बाकी सिविक कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं जिनको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ये इनका एक ब्रीफ बैकग्राउंड था। अब हम आगे आते हैं इनके बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे। हम इनके कल्चरल एजुकेशनल लेगेसी की बात करेंगे, नेशनल वर्क्स में इनकी क्या लेगेसी की बात करते हैं। तो कल्चरल लेगेसी की बात करें तो आसाम साहित्य सभा, जिसने आसाम की साहित्य, आसाम के लिटरेचर को एक नया पहचान दिया, उसके भी प्रेसिडेंट रहते हैं, जिसका सेशन 1927 में ग्वालपारा में होता है। अब ये सब चीज ना प्रीलिम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, इसलिए आपको याद रखना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आसाम प्रहरी का सेशन प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आसाम साहित्य सभा के 1927 के ग्वालपारा सेशन के प्रेसिडेंट रहे। He was also president of आसाम छात्र सम्मेलन in 1928। कांग्रेस लीडरशिप की बात करें तो अभी मैंने बताया ही आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस की स्थापना, फिर जाके आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। बाकी लीडर्स के साथ मिलकर इन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया आसाम आने के लिए और उस तरह से उनके साथ मिलकर स्वदेशी नॉन कॉपरेशन के आइडिया को प्रमोट करते हैं। 1926 में ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1926 पांडु सेशन, जो गुवाहाटी के पांडु प्लेस में पांडु सेशन के नाम पे 1926 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, कांग्रेस का एनुअल सेशन जो हम बुला ले। अच्छा, ये जो कांग्रेस का एनुअल सेशन हो रहा है 1926 का सेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये जो पिक्चर यहां सामने देख रहे हो ना, ही इज द प्रेसिडेंट। नाम मैंने नहीं बताया है, नाम तुम्हें बताना है। कौन है ये महानुभाव, क्या है ये प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका, और इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा अभी, रीड अबाउट हिम। अभी हम तरुण राम फुकॉन जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आई वॉन्ट कि आप इनके बारे में पढ़िए और पढ़कर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अच्छा सर ये मैंने पढ़ा है। जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स है उनसे मेरी यही अपील है। इवन ये जो 1926 का सेशन हो रहा है इसमें कई लीडर्स अटेंड कर रहे हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू। और इस कमेटी, ये जो यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होगी, उसके लिए जो रिसेप्शन कमेटी बनी उसके चेयरमैन भी कौन बने? श्री तरुण राम फुकॉन जी। तो ये भी आप प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, मेंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं ना, प्रीलिम्स मेंस दोनों में। ये एक बेसिक लेगेसी वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इन्हें देशभक्त क्यों बुलाया जाता है, क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाकी देशभक्ति दिवस 28 जुलाई को, 28 जुलाई को, जो कि रिसेंटली पास हुआ, इनकी डेथ एनिवर्सरी के रोज हम लोग देशभक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नाउ व्हाई? बिकॉज ही प्रोमोटेड द पेट्रियोटिज्म अमंग द पीपल। और किस तरह से प्रमोट किया इन्होंने कि आप अपनी रीजनल आइडेंटिटी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए नेशनल यूनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है गाइज। कई लोग जब रीजनलिज्म की बात करते हैं, मतलब पॉजिटिव रीजनलिज्म की, मतलब अपनी रीजनल आइडेंटिटी को कैरी करने की, तो वो नेशनल आइडेंटिटी के अगेंस्ट होने लग जाते हैं, यूनिटी के अगेंस्ट बात करने लगते हैं। बट इन्होंने वैसा नहीं किया। इन्होंने समझाया कि देखो, अपनी रीजनल आइडेंटिटी आप अपनी मिट्टी की तरह, अपनी पहचान की तरह कैरी कर सकते हो, बट साथ में देशभक्ति भी, देश भी सर्वोपरि रखा जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई हिज मोरल पैट्रियोटिज्म, हिज लीडरशिप बेस्ड ऑन वैल्यू, कि लीडरशिप जो है ना वो एक्चुअली वैल्यू में होती है, आपके कर्म में होती है। ये चीज इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने एसएमएस लैंग्वेज का प्रमोशन किया। प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा है, अभी हमने देखा 1927 में। ही इज ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशन बिल्डर।
कॉटन कॉलेज जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, गुवाहाटी म्यूनिसिपैलिटी, कल्चर लिटरेरी इकोसिस्टम ऑफ आसाम गुवाहाटी, इसके फॉर्मेशन में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिविक वैल्यूज को जगाने का। तो इन सब कॉन्ट्रीब्यूशन से इन्हें देशभक्त का टाइटल दिया गया, रिस्पेक्ट के साथ। बाकी इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। चलिए अलग अलग सेक्शन में, तो पहला सेक्शन हमने क्या बनाया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। कॉटन कॉलेज के डेवलपमेंट में इन्होंने जो रोल प्ले किया, इन्होंने जो लिटरेचर में अपना रोल प्ले किया, इस तरह से एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आसाम में करने का काम करते हैं। आसाम साहित्य सभा के प्रेसिडेंट के रूप में एसएमएस लैंग्वेज और एसएमिक कल्चर के प्रमोशन का काम करना, मदर टंग में एजुकेशन हो सके लेकिन साथ ही साथ बच्चा इंग्लिश और हिंदी भी पढ़े, इस चीज को बताना, एक इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसी के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, है ना, मेंटेनिंग द मदर टंग, द लव टुवर्ड्स मदर टंग, द एसएमएस लैंग्वेज, बट एट द सेम पॉइंट इंग्लिश और हिंदी दोनों एजुकेशन भी बच्चे को मिले, एक इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसी बने जिसमें बच्चा अपना मदर टंग अखोमिया भी पढ़े, साथ ही साथ अगर इंग्लिश और हिंदी की भी जरूरत है इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बच्चा वो भी पढ़े, ये भी साथ में बताना लोगों को। सिविक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर डेवलप करना, एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ गुवाहाटी म्युनिसिपैलिटी। लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड मोरल कॉम्पास को प्रमोट करना, ये लाइन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दैट हाउ कैन समवन कैरी रीजनल प्राइड एंड नेशनल यूनिटी, ये दोनों चीज कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती है, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, और यही आज सीखने की जरूरत है गाइस, यही आज सीखने की जरूरत है। दीज आर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ना आज के प्रेजेंट टाइम का नीड है, दिस इज द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम फॉर मोरल एंड सिविक रीअवेकनिंग। रीअवेकनिंग की बात करें, ये वही पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण, 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 दोबारा देश को जगाने के लिए, रिनायशा के लिए, रीअवेकनिंग के लिए इनके आइडियाज जरूरी है। और अब ये मींस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे बेस्ड, इनके लाइफ लेसन्स पे बेस्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ यूथ पेंट अप एनर्जी। ये पेंट अप एनर्जी, यहां पे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि यूथ को पेंटर बना देना है, नहीं नहीं, पेंट अप एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि यूथ को पेंटर बना देना है, नहीं भैया। पेंट अप एनर्जी का मतलब क्या है, द हिडन एनर्जी, द एनर्जी विच इज हिडन अमंग द यूथ, द एनर्जी विच इज हिडन अमंग द यूथ, इसको बाहर लेकर आना, इसको एक्सपोजर देना। इसको एक्सपोजर इसलिए देना सो दैट जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जो यूथ के अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का सही इस्तेमाल हो सके देश के बढ़ोतरी के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। इसको हम बोलेंगे पेंटअप एनर्जी को यूज करना। वो ऐसा सैयारा मूवी देखकर नहीं, यूथ छाती पीट पीट कर थिएटर में रो रहा है कि अरे दादा ये क्या हो गया, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, दैट इज नॉट द यूज ऑफ योर पेंटअप एनर्जी। छाती पीट पीट कर रोना नहीं है, सिनेमा देखना है जाओ भाई देखो, अब मुझे टॉम क्रूज पसंद है, तुम्हें सैयारा पसंद है, इट्स योर चॉइस, लेकिन ये छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, ऐसे का ही देश का भला होगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा है। चलिए खैर, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड पर। तो यूथ के पेंटअप एनर्जी की बात करें, देन वी कैन से दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, यस इट इज करेक्ट, जिसमें 20% टोटल पॉपुलेशन जो है 350 मिलियन यूथ है। अब ये यूथ अगर सैयारा मूवी देखे छाती पीट कर नहीं रो रहा है तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर आगे चलकर देश को आगे ले जा सकता है, स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर, भगत सिंह के रास्ते पर, है ना, भगत सिंह के रास्ते पर। कितना अच्छा लाइन लिखा था, ये लाइन मेंशन किया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी जेल की दीवार पर, लिखा था कि जुदा मत होना मेरे पहलू से, दर्दे वतन हरगिज, न जाने बाद मुर्दन मैं कहां तू कहां होगा। क्या बढ़िया लाइन है। तो यूथ को उस रास्ते पर चलना है, ठीक है। बाकी और हम देखते हैं सीएमआई का डाटा क्या करता है, 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज डिसइंटरेस्टेड इन वर्क। अब ये कंसर्न की बात है, ये कंसर्न है यूथ को लेकर कि 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज डिसइंटरेस्टेड इन वर्क। सैयारा मूवी देख के पगला गया है। Around 21 million women have exited the workforce, showing gendered impacts of employment distress. So these are the concerns. इन दोनों concerns को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, पहले हम देखेंगे what are the benefits of productive youth engagement, यूथ के प्रोडक्टिव एंगेजमेंट का क्या बेनिफिट है, और उसके बाद देखेंगे क्या की चैलेंजेज है, और फिर हम उन की चैलेंजेस को एड्रेस करने का भी देखेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम बेनिफिट समझते हैं कि यूथ को अगर हम इंक्लूड करते हैं नेशन बिल्डिंग में तो किस तरह से क्या क्या टाइप के सोशल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक क्या क्या बेटर चेंजेज हो सकते हैं, क्या प्रोडक्टिविटी निकल सकती है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो 2024 में ही आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन 50,000 यूथ को ट्रेन कर रहा है, जिससे कि आपको हैंडलूम की ट्रेनिंग मिले, आईटी बेस्ड ट्रेनिंग मिले, जिससे रूरल या अर्बन एरियाज में लाइवलीहुड क्रिएट हो सके। सोशल कोहेजन प्रमोट करने का काम कल्चरल प्रिजर्वेशन का काम होता है, जिससे बिहू, जीरो फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये एग्जांपल्स में ले रहा हूं, ये एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूं ताकि आप अपने एपीएससी के मेंस के आंसर्स लिख सकें। आप अलग से भी एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं कि यूथ के एनर्जी को पॉजिटिव वे में, इस तरह से हम बिहू फेस्टिवल की बात कर रहे हैं या हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, इफ यूथ इज पार्टिसिपेटिंग, इफ द यूथ इज शोइंग द ट्रेडिशनल कल्चर थ्रू डांस, थ्रू म्यूजिक और थ्रू डिफरेंट स्किल्स, तो कोहेजन भी होगा, कल्चरल प्रिजर्वेशन भी होगा, एज वेल एज पॉलिटिकल अवेयरनेस का भी काम होता है। हम यहाँ पे देशभक्ति क्विज का एग्जांपल दे सकते हैं। अभी हमने तरुण राम फुकौन जी के बारे में पढ़ा ना, देशभक्त तरुण राम फुकौन के बारे में, तो हम देशभक्ति क्विज की बात कर रहे हैं कि भैया 300 प्लस टीम ने देशभक्ति क्विज में पार्टिसिपेट किया। So these are some of the ways, some of the initiatives through which the youth, the hidden energy, the pent up energy of youth can be used towards nation building. डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज करने का काम, सोशल स्टेबिलिटी लाने का काम, जिससे कि जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफी टाइम तक इंसर्जेंसी के इशू से जूझता रहा, अब ये भी कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी के या कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के इशू आ जाते हैं। इन इश्यूज को डील करने के लिए भी हम यूथ को अगर हम पॉजिटिवली इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कल्चरल एक्टिविटी में या बाकी पॉलिटिकल अवेयरनेस में इंक्लूड कर लें तो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगा, जेंडर इक्विटी प्रमोट होगी। दीज आर द बेनिफिट्स। ये वो बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्टिव वेज हैं, जहां पे यूथ की हिडन एनर्जी नेशन बिल्डिंग में यूज हो सकती है। बट एट द सेम टाइम वी हैव मेनी चैलेंजेस, सेम टाइम हमारे पास कई चैलेंजेस भी है इसी टाइम। क्या क्या चैलेंजेस है? तो इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, द इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस व्हिच यूथ आर फेसिंग मोस्टली आफ्टर द कोविड इकोनॉमिक शॉक। कई लोगों की नौकरियां चलेंगी, जिसको हम ले ऑफ बोलते हैं, मास ले ऑफ। स्मॉल बिजनेस जो थे या कई एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज थी, दे कोलैप्स्ड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो यूथ हमारा काम कर रहा था, वो यूथ काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने लगा। हालांकि अब फिर से रिवाइवल हो रहा है, बट दे फेस्ड द चैलेंज। तो हम बैकग्राउंड पीछे से लेकर आएंगे। हाई इन्फ्लेशन को फेस करना, लॉस ऑफ, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी काफी जूझा है। जैसे अब आप असम में तो कई इंडस्ट्रीज देख सकते हो जो नए नए स्टार्ट हो रहे हैं। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, ही मस्ट बी थैंक कि आपने एडवांटेज असम जैसे समिट्स ऑर्गेनाइज करवाए, जिससे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के कई रास्ते आसाम में खुल रहे हैं। बट अगर हम नागालैंड, मणिपुर की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी कम है। अब यूथ उसके वजह से कई बार एलिनेट होकर इंसर्जेंसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होना, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट अभी भी पुअर कंडीशन में रहना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द चैलेंजेस, कुछ इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, और यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ डाटा जो आप सपोर्ट कर सकते हो अपने आंसर लिखने में। दूसरा चैलेंज की हम बात करें, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल चैलेंज भी है। अब कैश फॉर जॉब स्कीम जो कि अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो एपीएससी में हो या एपीएससी के अलावा, अभी क्या हो रहा है कि एसएससी के जो हमारे एस्पिरेंट हैं, एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एसएससी के एस्पिरेंट हो या कभी एपीएससी एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि कैश लेकर फिर जॉब दिया जा रहा था। तो इन सब चैलेंजेस की वजह से ना यूथ का भरोसा जो होता है ना, वो खत्म होते जाता है सिस्टम के ऊपर। और जब सिस्टम के ऊपर भरोसा खत्म होगा तो फिर वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव वे में लेकर जाएगा ही। गवर्नेंस जो है लोकल लेवल पे वीक रहती है, लोकल लेवल पे वीक है तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि यूथ की एनर्जी सही डायरेक्शन में यूज हो रही है। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस होना, यूथ कॉलेज से पास आउट तो हो जाता है, एक बड़ा चैलेंज है कि बीटेक के कॉलेजेस या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस या आईटीआई कॉलेजेस से निकलने के बाद भी यूथ के पास स्किल्स नहीं होते सही मायने में। सो दीज आर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, गवर्नेंस इश्यूज, जिसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। अब आजकल अनफॉर्चुनेटली कहो या पता नहीं एक ट्रेंड है क्या है कि आजकल ये दिल टूटने की बीमारी, सैयारा मूवी देखकर छाती पीटने की बीमारी कुछ ज्यादा हो रही है। यूथ अपने कैरियर को लेकर भी इतना परेशान हो जाता है। एक्चुअली एंड गोल सबके लिए जरूरी है ना। आई ऑल्सो एक्सेप्ट, वी ऑल्सो एक्सेप्ट कि एंड गोल हम सबके लिए जरूरी होता है। रात को हमें ब्रेड चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें चावल चाहिए खाने को, बट सिर्फ वो एंड गोल नहीं है। पूरा दिन जो है ना, उस दिन आपको जो मिला, आपके पास जितना था आपके हाथ में, जितना ऊपर वाले ने आपको मोहलत दिया था,
आपको अपॉर्चुनिटी दी, उतना काम तो करना चाहिए। ये चीज एंड गोल और अपने मीन्स दोनों पर ध्यान रखिए। ये नहीं कहता कि आप एंड गोल भूल जाइए, नहीं पॉसिबल हो पाता है उतना, बट मीन्स पर भी ध्यान दो। तो मेंटल हेल्थ, मेंटल क्राइसिस से आप लड़ सकते हो, अच्छे से लड़ सकते हो। सिस्टम में फेथ खत्म होना तो वो हम देख चुके हैं कि ब्यूरोक्रेटिक डिले, रेट एपिज्म, कैश फॉर जॉब स्कैम की वजह से होता है। पॉजिटिव रोल मॉडल्स, अब ये पॉजिटिव रोल मॉडल्स कैसे आएंगे? तो पॉजिटिव रोल मॉडल्स आएंगे उन एथलीट्स से, या उन, सपोज हम आजकल एक्टर्स भी बढ़िया काम कर रहे हैं, एक्टर्स एक्ट्रेस दे आर ऑल्सो डूइंग गुड जॉब, यंग एक्टर्स। जैसे अभी एक मूवी आई, बड़ी अच्छी मूवी, असमीज मूवी, क्या, भाईमोंदा। अब भाईमोंदा लेजेंडरी डायरेक्टर, लेजेंडरी फिल्म मेकर के ऊपर ये मूवी बन रही है, बट जो एक्टर काम कर रहे हैं, ही इज वेरी यंग एंड ही इज डूइंग वेरी गुड। ही हैज परफॉर्म्ड इन मेनी मूवीज एंड वेब सीरीज अर्लियर, और अब अभी एसएमएच सिनेमा में भी। आई विश कि आगे जाकर एसएमएच सिनेमा, इंडियन सिनेमा, हॉलीवुड और बाकी जो भी वर्ल्ड सिनेमा है उसमें भी अच्छा काम करे। सो ऐसे रोल मॉडल्स, चाहे वो एक्टिंग के फील्ड में हो, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, सिविल सर्विसेज के फील्ड में हो, अलग अलग फील्ड में ऐसे रोल मॉडल्स की ना और आने की जरूरत है। इनकी स्टोरीज लोगों के पास पहुंचने की जरूरत है, इनके स्ट्रगल का, और किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल से बढ़िया किया। हिमा दास इज वन ऑफ द बेस्ट रोल मॉडल। ऐसे और रोल मॉडल डेवलप करने की जरूरत है, मैरी कॉम जैसे रोल मॉडल डेवलप करने की जरूरत है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी नीड, ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन है? तो यूथ की जो पेंट अप एनर्जी है, जो हिडन एनर्जी है, इस हिडन एनर्जी को निखारने के लिए, इस हिडन एनर्जी को एक नया डायरेक्शन देने के लिए हम स्टार्ट करते हैं रूरल इंडिया से। सो हम एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में इंप्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर सकते हैं, जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्री सप्लाई चेन, डेयरी एंड फिशरी इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएट होगा। तो इवन सपोज अब हमारे पास एक चैलेंज क्या था कि स्किल्स जो हैं वो स्किल्स कम है, डेफिशिएंट है, तो हम कम स्किल्स के साथ ही इन इंडस्ट्री में तो जॉब क्रिएट कर ही सकते हैं ना। दैट्स वाई ऐसे एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। अब आप सीधे बोलोगे कि नहीं, हमारा जो लड़का है, हमारी लड़की, वो सीधे एआई बेस्ड वो एलन मस्क के साथ काम करे, तो एलन मस्क के साथ काम करने के लिए भैया पहले स्किल्स चाहिए, उसमें टाइम लगेगा। हम वो भी एक वे फॉरवर्ड में लिखेंगे, बट अचानक से नहीं, हम पहले इन इंडस्ट्रीज से शुरुआत करेंगे। हम वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल अलाइनमेंट का काम करेंगे। अब हम यहाँ पे यूथ को एआई के बारे में सिखाएंगे भाई, हम यहाँ पे यूथ को कंप्यूटर से भी बनाएंगे, और साथ ही साथ बाकी भी जो स्किल्स है उन स्किल्स के बारे में यूथ को सिखाने का काम किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। गवर्नमेंट जॉब जो है ना, गवर्नमेंट जॉब, दैट इज ए गुड थिंग। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके भी एस्पिरेशंस हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कीजिए, बट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को लेकर ही यूथ अपने लाइफ को, पूरी लाइफ को अगर स्पेंड करे, या प्रोडक्टिव डेज जो है उसके उसको स्पेंड कर ले, तो ये कहीं ना कहीं अपने कैपेबिलिटी के साथ खुद ही धोखा करने जैसा हो जाता है। इस चीज को सही कैसे किया जा सकता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज या स्टार्टअप को गवर्नमेंट के सपोर्ट से, गवर्नमेंट अगर हेल्प करे तो, एंड दैट्स वाई मेंटरशिप प्रोवाइड करना, इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप करना। सिलिकॉन वैली हम लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी डेवलप कर सकते हैं ना। साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड मोटिवेशन, अब ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड मोटिवेशन बहुत जरूरी है स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट लेवल पर, पंचायत लेवल पर। पंचायत वेब सीरीज में हमारा जो सचिव जी हैं वो साइकोलॉजिकली ज्यादा परेशान थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने साइकोलॉजी को, गांव के साथ उनका लगाव हो गया, उनके गांव में दोस्त बन गए, गांव में एक परिवार बन गया, तो उनके साइकोलॉजी सही हो गई। देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, अब तो नेतागिरी भी करने लग गए। खैर, कम्युनिटी काउंसलिंग, यूथ मेंटरशिप सेल, मीडिया कैंपेन, जो रोल मॉडल्स होते हैं जिनकी कमी है, उन रोल मॉडल्स को और ज्यादा रिप्लेस करके नए नए रोल मॉडल्स अलग अलग फील्ड में, चाहे एक्टिंग हो, एथलीट हो, पढ़ाई हो, है ना, बिजनेस हो, इन सब में नए नए रोल मॉडल्स डेवलप करके, रोल मॉडल्स को लाकर और उनसे रिलेटेड कम्युनिटी टॉक्स करवाकर, उनके सेशंस करवा के हम यूथ को साइकोलॉजिकली, मेंटली भी सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सो इन दैट मैनर द इंडियाज फ्यूचर, जो कि यूथ पे डिपेंड करता है, आसाम का फ्यूचर जो कि यूथ पे डिपेंड करता है, हम बिल्कुल यूथ की उस अनटैप्ड एनर्जी को यूज करके एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब ये मेंस का क्वेश्चन आपके लिए इस पर बेस्ड है प्रॉपरली, प्योरली। ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम बनने के चांसेस हैं, बट मेंस पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये आपको मेंस का ये क्वेश्चन मिला। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इन काजीरंगा।
जस्ट गिव मी ए मोमेंट, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, जस्ट वेट। हाँ जी गाइज, वेलकम बैक। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में जैसे जैसे किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने मन की बात प्रोग्राम में तारीफ कर रहे हैं काजीरंगा के एआई पावर्ड ग्रासलैंड बर्ड सेंसस के बारे में, कि किस तरह से इंडिया का ये इंडिजीनियस बर्ड सेंसस जो हमारे काजीरंगा जैसे रीजन में, नेशनल पार्क में, ग्रासलैंड में बर्ड्स के सेंसस को लेकर, बर्ड्स के नंबर्स, ना सिर्फ नंबर बल्कि उनके हेल्थ, उनके स्टेटस, उनके इंपॉर्टेंस से लेकर ये जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, इसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में भी की। सो ये तो हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। यहां से आपके लिए फिल्म्स बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं इस साल के एग्जामिनेशंस के लिए भी और अगले साल के एग्जाम्पल के लिए, एग्जामिनेशन के लिए भी, कि फर्स्ट ऑफ द काइंड बर्ड सेंसस इज डन इन काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अटैच भी कर दिया इंफॉर्मेशन, बट यू शुड रीड इन मोर डिटेल। ये ब्रीफ में है क्योंकि जो एक कनेक्शन होना चाहिए सेशन के साथ वो मेंशन करने के लिए। बाकी सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। आप यहाँ पे बर्ड्स को देख सकते हो, ग्रासलैंड में जो बर्ड्स मिलते हैं अलग अलग वेराइटीज के हैं, कि दिस इज द फर्स्ट एवर डेडिकेटेड ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। ये पहला डेडिकेटेड ग्रासलैंड बर्ड्स को लेकर, उनके नंबर्स को लेकर, उनके स्टेटस को लेकर पहला डेडिकेटेड सेंसस है, जिसको किया गया है पार्क अथॉरिटीज, साइंटिस्ट और बाकी कंजर्वेशनिस्ट, इन लोगों ने मिलकर किया है, जिसमें कई रेयर, इंडेमिक, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल बर्ड स्पीसीज इनके ऊपर स्टडी की गई है कि किस तरह से ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन में आसाम की, जो आसाम का एक यूनिक जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, अलग अलग फ्लड प्लेन, अलग अलग रीजन है, वहां पे किस टाइप के बर्ड्स मिलते हैं, स्पेशली कीपिंग व्यू द काजीरंगा रीजन, स्पेशली काजीरंगा रीजन को ध्यान में रखकर। काजीरंगा की हम बात करें तो 1974 में नेशनल पार्क बनता है। एट प्रेजेंट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। एंड रिसेंटली थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी बन गया इन टर्म्स ऑफ नंबर, टाइगर्स के नंबर के फॉर्म में। ठीक है, टाइगर के नंबर के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में भी चेक करो दैट व्हाट इज इट्स स्टेटस, इसका स्टेटस क्या है। की फाइंडिंग्स पर अब हम आते हैं, क्या क्या की फाइंडिंग्स है। तो की फाइंडिंग्स पर आए तो क्या की फाइंडिंग्स निकले इस सेंसस से, तो टोटल स्पीसीज जो रिकॉर्ड किया गया वो अराउंड 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज रिकॉर्ड किए गए, जिसमें बंगाल फ्लोरिकन, जिसको बंगाल बस्टर्ड के नाम से भी बुलाते हैं, हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर प्री सिक्योर में पढ़ाई किया है। प्री सिक्योर की तुमको लास्ट सेशन में ही मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में समझाया है। इसे बंगाल बस्टर्ड के नाम से भी बुलाया जाता है, बंगाल फ्लोरिकन को, जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखिएगा। ये भी मिलता है यहाँ आसाम में काजीरंगा रीजन में। स्वैम्प फ्रैंकलिन, फिंस वेबर, जेडॉन्स वेबर, ब्लैक ब्रेस्टेड पेट्रोबिल, बाकी कई और वेराइटीज मिलते हैं। 43 वेराइटीज हैं, जिसमें बंगाल फ्लोरिकन के बारे में भी याद रखना जरूरी है। मेजर डिस्कवरी की बात करें तो एक ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ ओवर 85 फिंस वेबर नेस्ट, इट हैज बीन फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड, पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया है, कहां पर, काजीरंगा फॉरेस्ट में। सो दैट्स व्हाई मल्टीपल वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, एवियन स्पीसीज कई टाइप के मिलते हैं। ये एक यूनिक फाइंडिंग इस सेंसस से हमें मिली। और हम डिटेल्स पे जाएं और बारीक डिटेल्स पे जाएं कि क्या डिटेल्स बनते हैं, तो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, पहली बार इंडिया में ऐसा कोई सेंसस किया जा रहा है, जिसमें 43 स्पीसीज, जिसमें एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तुम्हें दिखाया मैंने यहाँ पर, बंगाल फ्लोरिकन। इसके अलावा इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सारी स्पीसीज जो आईयूसीएन के रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई की जाती है। अब कंजर्वेशन ब्रेक थ्रू क्या है कि जब हम लोग ये बर्ड सेंसस कर रहे हैं, तो बर्ड सेंसस करने से हमें जो इंडेंजर्ड फिंस वेवर हैं, इनके नेस्ट हमें ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स में मिल रहे हैं। इट शोज कि ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स में बर्ड कंजर्वेशन से रिलेटेड, बर्ड्स कंजर्वेशन से रिलेटेड अच्छा काम हो रहा है। दैट्स वाई एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है। एज वेल एज जो थ्रेट्स हैं बर्ड्स के कंजर्वेशन को लेकर, बर्ड्स के नंबर को लेकर, बर्ड्स के हेल्दी स्टेटस को लेकर, वो भी सामने जाहिर हो रहे हैं। सो हमारा जो बर्ड सेंसस है ना, दिस इज नॉट ओनली अबाउट नंबर। बर्ड सेंसस सिर्फ नंबर की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये डाटा ड्रिवन अप्रोच है जो डाटा के बारे में बताएगा, कंजर्वेशन कितना बढ़िया चल रहा है, क्या इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं बर्ड्स, एज वेल एज क्या उनको थ्रेट से, वो सब बताने का काम करता है। अब हम जरा देखते हैं कि भैया ये क्यों बर्ड सेंसस किया जा रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बर्ड्स इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम।
सबसे पहला हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर, बर्ड्स जहां पर भी मिलते हैं ना वो एक हेल्दी ओवरऑल हेल्दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम को शोकेस करता है। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं बर्ड्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बर्ड्स दे फीड ऑन इंसेक्ट, तो नेचुरली इंसेक्ट्स को खाने का काम करेंगे, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल हो गया। पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल का भी काम करेंगे। अब बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, सबसे पहले तो पॉलिनेशन कैसे करते हैं, जैसे बर्ड्स अपनी ड्रॉपिंग जो बीट करते हैं, बर्ड्स जो पोटी करते हैं उसमें भी कई जगह सीड्स होते हैं और प्लांट निकल जाते हैं। बर्ड्स एक जगह फ्रूट्स खाकर कई बार फ्रूट्स को चुग कर वहां से ले जाकर दूसरे जगह अपने नेस्ट में रखते हैं, वहां सीड गया वहां से प्लांट हो जाता है। दे ऑल्सो सपोर्ट द फूड वेब। अगर बर्ड्स नहीं रहेंगे तो हायर लेवल पे जो प्रेडेटर्स हैं जैसे स्नेक्स, रैप्टर्स, ये भी तो बर्ड्स को खाने का काम करते हैं ना, तो सब फूड वेब में भी बर्ड्स का अपना सपोर्ट है। एज वेल एज कल्चरल रोल तो है। कल्चरल रोल कैसे, तो कल्चरल रोल ऐसे है दैट दीज बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो मेनी ऑफ दीज बर्ड्स दे आर द स्टेट बर्ड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स के स्टेट बर्ड्स भी होते हैं, इनका अपना कल्चरल रोल है। इनके कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर, इनके कल्चरल सिग्निफिकेंस को लेकर कई फोक स्टोरीज हैं, कई फोक सॉन्ग्स हैं। कोई फोक सॉन्ग याद है या कोई फोक स्टोरी याद है गौरैया को लेकर या दूसरे किसी बर्ड को लेकर? हॉर्नबिल है, पूरा एक फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड में, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है ना बर्ड्स का, राइट। दिस वाज बर्ड सेंसस ऑफ काजीरंगा, ये काजीरंगा का बर्ड सेंसस था। अच्छा, यहां पे जो मैंने तुमको मेंस क्वेश्चन दिया है तो मैंने क्या लिखा है, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। इट्स इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करने दो, ऐसे लिखो, डिस्कस द लिखना है यहां पे, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड सेंसस डन इन काजीरंगा with the importance of birds in wildlife and the main challenges faced by them or the main challenges being faced in protecting these birds। ये थोड़ा तुम्हें अपने से सोचना है कि ये बर्ड्स स्पेशली क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या वैसे थ्रेट्स हैं जिसके वजह से बर्ड के नंबर्स जो हैं वो कम होते जाते हैं। कई बर्ड्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, कई बर्ड्स इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं। ये आपको आंसर करना और 150 वर्ड में ही आंसर करना है, मतलब 2 पेज से ज्यादा आपके पास नहीं है, 2 पेज में ही आंसर लिख के दिखाना है आंसर लिखकर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवराइन फिशरीज इन आसाम। आज हम 5 टॉपिक कर रहे हैं, रिवराइन फिशरीज भी एक टॉपिक हुआ। सो रिवराइन फिशरीज इन आसाम, आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स है, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में जो लोग भी जो मछली खाना जिनको पसंद है, जिनको मांस खाना पसंद है, तो मांस खाने के लिए, मछली खाने के लिए रिवराइन, चाहे गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्रा की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, यमुना की बात करें, इन रिवर्स में मछलियों का अच्छा खासा नंबर मिलता है। क्योंकि अब हम तमिलनाडु केरल में जाएंगे ना तो वहां पे ठीक है ऑब्वियसली रिवराइन फिशरीज होते हैं, बट साथ ही साथ कई सी कोस्ट पास में पड़ता है, तो जो फिशेस है वो सी से भी आ जाती है, समुद्र से भी आ जाती है। बट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स के लिए रिवराइन फिशरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कौन सी फिश है वैसे, जो लोग फिश पसंद करते हैं जरा बताओ क्या है, रोहू, कतला है क्या? सो दैट्स व्हाई रिवराइन फिशरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन। अब हम जरा इनका स्टेटस देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है, क्या स्कोप है रिवराइन फिशरीज का आसाम में स्पेसिफिकली। तो अराउंड 11,300 किलोमीटर ऑफ ब्रह्मपुत्रा, बराक एंड देयर ट्रिब्यूटरी, ये जो लेंथ है लगभग 12,000 किलोमीटर तक जो पहुंच रहा है, ये इंडिया के रिचेस्ट, इंडिया के फाइनेस्ट इनलैंड फिशरी बेल्ट का निर्माण करता है। एंड दैट्स व्हाई हायर बायोडाइवर्सिटी होगी, जिसमें रोहू, कतला, मृगल, हिल्सा और कई ऐसे टाइप के फिशेस आपको मिलते हैं जिनका टेस्ट, अभी सावन का महीना चल रहा है इसलिए इन्हें खा नहीं सकते, ठीक है, अभी भी आप खा रहे हो, कई लोग अभी भी खा रहे होंगे, तो सावन के महीने के बाद फिर तो मछलियों की फिर तो सामत आ जाएंगे, अभी मछलियों के नंबर बढ़ रहे होंगे जो लोग सावन में नहीं खाते हैं। खैर, तो रोहू कतला इनका टेस्ट भी बड़ा बढ़िया होता है। दे रिप्रेजेंट द कल्चर एज वेल। रोहू से रिलेटेड कतला पहले तो शादियों में भी गिफ्ट के, जब लड़की की विदाई होती थी तो साथ में मछली देकर भी विदा किया जाता था। इंडिया के कई पार्ट में ये कल्चर रहा है, शुभ माना जाता है मछली को। दैट्स वाई कोई भी शुभ काम करने में, या सपोज घर में किसी की डेथ हुई तो अंतिम संस्कार के बाद फिर मछली खाकर शुभ मनाया जाता है, शुभ लोग मानते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी भी है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, याद रखना, ये एग्जांपल्स है ना, ये सब कहानी सुनाने के लिए तुम्हें नहीं बताता, एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी, कई बार रेड मीट जो होता है, रेड मीट,
चाहे वो चिकन से तो खैर उतना नहीं है, बट चिकन भी कई लोगों को अवॉइड करने बताया जाता है, बट मटन हो गया या पोर्क हो गया या जो लोग बीफ खाते हैं वो हो गया, इन मीट्स को अवॉइड करने बोला जाता है बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर इश्यूज, बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल और कई ऐसे रीजन की वजह से। बट जो फिश का मीट होता है, इसकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप फिश मीट खाएं, ज्यादा उतना मसाला मसाला ऑयल में फ्राई करके नहीं, बट बताया जाता है कि आप खाइए, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है ही। असम रैंक्स सेकंड नेशनली इन फ्राई प्रोडक्शन, तो असम जो है वो सेकंड लेवल पर है। सो कल्चरली, इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली सारे टाइप के सिग्निफिकेंस है रिवराइन फिशेस के। बाकी हम चैलेंजेस की बात करें तो हैबिटेट डिग्रेडेशन, जो कि पॉल्यूशन की वजह से भी होता है, तो आप ये दोनों पॉइंट को ना लिंक करके भी लिख सकते हो। अब वो लिंक्स क्यों हो रहे हैं, अब पॉल्यूशन क्यों होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की वजह से, अर्बन सीवेज की वजह से, पेस्टिसाइड रन ऑफ जो कि फील्ड से निकलकर रिवर्स तक पहुंचता है, पॉन्ड तक पहुंचता है, उसके वजह से इनका जो हमारे फिशेस उनका हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को लेकर कई बार इरेटिक मानसून, इस साल का मानसून बड़ा इरेटिक रहा है। आज भी अभी घर के बाहर मेरी बारिश हो रही है। ये सेशन मैं तुम्हारे लिए अभी ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिंस अभी मैं घर पर हूं, तो मेरे पास स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूं ताकि आपका सेशन ना छूटे। तो यहाँ सुबह बारिश हो रही है, रात को नहीं हो रही है, किसी रीजन में इंडिया में बारिश नहीं हो रही है, असम की कई डिस्ट्रिक्ट ड्रॉट हिट डिक्लेयर हो रहे हैं। ये इरेटिक मानसून भी एक बड़ा इंपैक्ट डालता है फिशेस के पॉपुलेशन पर। Governance and data gap. Governance and data gap, this is a big concern because of which not only the fishery sectors but even the people who are dependent upon it, they face many challenges related to their livelihood, related to their financial viability. Competing water usage. इरिगेशन के लिए इरिगेशन विड्रॉल्स एंड हाइड्रो पावर रिड्यूस इन्वायरमेंटल फ्लोज। अब ये देखो क्या है, हम बात करते हैं, चलो एक एग्जांपल, मैंने तुम्हें पहले सेशन में क्या समझाया था, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, हाइड्रो पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, तो काफी लार्ज लेवल का प्लान है। ऑब्वियसली इससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, कई इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। बट समहाउ इट वुड ऑल्सो मेक द, जो भी पहले सुबनसिरी रीजन में इन गांव में जो लोग यहाँ पे रिवराइन फिशरीज सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, हो सकता है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाए, क्योंकि उस रीजन में पानी का बहाव ही नहीं हो, उसको चैनलाइज कर दिया जाए, वहां पे डैम बनाया जा रहा है। एज वेल एज जेनेटिक डाइल्यूशन भी। जेनेटिक डाइल्यूशन कैसे, तो अनरेगुलेटेड स्टॉकिंग ऑफ एक्सोटिक कार्प थ्रेटन्स इंडिजीनियस जेन पूल्स। ये जो एक्सोटिक स्पीसीज होते हैं ना, एक्सोटिक स्पीसीज ऑफ फिशेस, एक्सोटिक स्पीसीज ऑफ अदर एक्वेटिक एनिमल्स, चाहे वो स्मॉल एनिमल्स हो या लार्ज एनिमल्स हो, जो भी हो, रिवराइन में तो स्मॉल्स ही मिलेंगे, कुछ लार्ज भी आपको मिलेंगे, एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज आकर जो इंडिजीनियस हमारे जो फिशेस हैं, उन फिशेस के नंबर्स को, उन फिशेस के एग्जिस्टेंस को एक बड़ा थ्रेट पोज करते हैं। दीज आर द चैलेंजेस, ये मेजर चैलेंजेस हैं जो रिवराइन फिशरीज को फेस करना होता है, एक बड़ा मेजर चैलेंज। और इन चैलेंजेस को डील करना, दीज आर द नीड, ये हमारा वे फॉरवर्ड होगा। रिवराइन ब्लू रिवॉल्यूशन हम इसको बुला सकते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन, क्योंकि ब्लू है पानी पानी। ठीक है जी, आइए ब्लू है पानी पानी हम कैसे रिवॉल्यूशन लाए, तो हम हैबिटेट एंड स्टॉक कंजर्वेशन का काम करेंगे। हम फिश सेंचुरी बना सकते हैं, हम फिश सेंचुरी बनाकर, जैसे अभी जब हम हैंडलूम की बात कर रहे थे तो हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पर थे, हम यहां पर भी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बना सकते हैं, रिवर्स बेस्ड अप्रोच बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड अप्रोच बना सकते हैं, साइंस बैक्ड रिवर रेंचिंग कर सकते हैं। साइंस का यूज लिया जाएगा, जिससे कैरिंग कैपेसिटी, जेनेटिक ऑडिट्स किया जाएगा, रिवर्स में क्या हेल्थ है, रिवर का हेल्थ, रिवराइन हेल्थ, साथ ही साथ रिवर में फिशेस के हेल्थ, इसको लेकर हमें साइंटिफिक स्टडी यूज करनी होगी। कम्युनिटी को मैनेजमेंट, जिससे कि जो हमारे फिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व हमारे जो भी मछुआरे हैं उनके लाइवलीहुड पे कोई असर ना पड़े, हम उनके ट्रेडिशनल जो स्किल्स हैं, ट्रेडिशनल जो वैल्यू जो उनको यूज करेंगे, मार्केट वैल्यू एडिशन का काम करेंगे, जीआई ब्रांडिंग को यूज किया जा सकता है। As well as policy reforms related to fishery sectors, this is also very important. यहाँ पे आई नीड कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जांपल्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फिशरी सेक्टर्स, स्पेशली इफ दोज गवर्नमेंट स्कीम्स आर रिलेटेड टू असम, तो बिल्कुल वो एग्जांपल्स यहाँ पे कोट कर सकते हो, एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। दिस आर द स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड, ये वो स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड है। बाकी हम लोग ओवरऑल अब देखें गवर्नमेंट सपोर्ट का, यहां पे मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं,
बट यहां जो अभी मैं तुमसे पूछ रहा था गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फिशरीज रिलेटेड टू आसाम, तो आपके पास न्यू एग्जांपल्स भी हैं आगे वाले इस स्लाइड को छोड़कर, तो वो लिखो, वो ऐड करो, वैल्यू एडिशन करो अपने आंसर में। बाकी हम गवर्नमेंट के टाइप से सपोर्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नेशनल रिवर रेंचिंग प्रोग्राम, आसाम फिशरीज रूल्स जिसको अमेंड किया गया है फिशरीज सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, चीफ मिनिस्टर्स फिशरी डेवलपमेंट मिशन, ये सारे वैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हैं जिससे रिवराइन फिशरीज को और प्रमोट करने का ट्राई किया जा रहा है और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के साइड से सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, नाउ दिस मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब ये मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आप पे रिवराइन फिशरीज से रिलेटेड। ओके, ये आज के आपके आसाम प्रहरी के टॉपिक्स थे। अगेन रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेशन तुम्हें फिर से रिमाइंड करने के लिए कि आपको खुद से भी ये 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हो, बट एटलीस्ट रीड, है ना, पढ़िए जरूर। अब ये मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके हो गए। नाउ प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व पर, देन नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क, कनकलता महिला सबलीकरण योजना पर, बुरंजीज पर एंड कोच किंगडम पर। ये 5 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स बेस्ड। ठीक है, ये आज के आसाम प्रहरी का सेशन था, ये आसाम प्रहरी का आज का डिटेल एजेंडा था। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे। लास्ट जो आसाम प्रहरी का सेशन था उसमें जो प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उसके आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा तुम्हारे साथ। जुलाई का जो कंपाइलेशन है वो भी टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जा चुका है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको बिल्कुल पढ़ाई करो, रिवाइज करो, सिंसियरली पढ़ाई करते जाओ। राइट, अपकमिंग मेंस जो अक्टूबर में होने वाले हैं तो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग कीजिए। जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे, नेक्स्ट ईयर के एपीएससी को टारगेट कर रहे हो, या इस साल भी एपीएससी बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी उसको टारगेट कर रहे हो, तो इन सेशन को डिटेल में देखो। राइट, ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद। एक्चुअली गुड मॉर्निंग फॉर यू जब कल आप लोग मिले हुए। जय हिंद।